क्लास अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। स्टार्ट कर सकता है? गुड इवनिंग, सबको आवाज आ रही है? स्टार्ट करें? बढ़िया। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने न्यूटन के बारे में बात किया था और न्यूटन के हमने कुछ पॉइंट्स चेक किए थे, जिसमें हमें ये पता चला था कि न्यूटन का ये कहना था कि साउंड की, जब हम बात करें साउंड की वेलोसिटी के बारे में, जब हम बात करें तो जो पहला पॉइंट न्यूटन ने हमसे कहा था वो ये कहा था कि जब भी साउंड वेव ट्रैवल करती है तो क्लास जस्ट अ मिनट। सॉरी क्लास। न्यूटन ने अपने पॉइंट्स में ये कहा था कि जो मीडियम होता है वो कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन करता है जब आपकी साउंड वेव उसके अंदर ट्रैवल होती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट न्यूटन ने आपसे क्या कहा था? सेकेंड पॉइंट न्यूटन ने आपसे ये कहा था कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही एक स्लो प्रोसेस होता है। मतलब अगर कंप्रेशन भी होगा और रेयर फ्रैक्शन भी होगा तो वो बहुत ही आराम से होगा, स्लो होगा। तीसरा पॉइंट न्यूटन का ये कहने का था कि क्योंकि आपका जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है वो बहुत ही स्लो हो रहा है, तो जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट कब प्रोड्यूस होगी? कंप्रेशन के टाइम पे। वो हीट आपकी रिलीज हो जाएगी किसके टाइम पे? रेयर फ्रैक्शन के टाइम। तो अगर हीट प्रोड्यूस्ड और अगर उतनी ही हीट प्रोड्यूस्ड रिलीज हो जाती है, तो चौथे पॉइंट में न्यूटन का यह कहना था कि जो टेम्परेचर रहेगा ऑफ मीडियम दैट विल रिमेन कांस्टेंट। अगर किसी मीडियम का या किसी प्रोसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो ऐसे चीजों को हम आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ऐसा न्यूटन ने कहा। सिक्स्थ पॉइंट में हमने ये देखा कि मैथमेटिकली हम कैसे इस चीज से बात करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते थे ई बाय रो। ये एक फॉर्मूला हमने देखा। इसमें v स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव, E स्टैंड्स फॉर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे मीडियम के कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी देता है। और एक फॉर्मूला हमने देखा E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू P बाय डेंसिटी। यहां से हमें पता चला कि न्यूटन ये कहना चाहते हैं कि E बराबर P होना चाहिए। उसके बाद इन द सेवेंथ पॉइंट न्यूटन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने P की जगह पे HdG सब्स्टिट्यूट किया। ये सारी की सारी वैल्यूज मर्क्यूरी के रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट की गई। सब कुछ पुट करने के बाद आपको जो वेलोसिटी की वैल्यू आई वो आई अराउंड 279.9 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि सरासर एक गलत वैल्यू थी। इस डिस्कशन में न्यूटन से क्या गलती हो गई और ऐसी क्या चीज थी जो न्यूटन ने गलत अज्यूम कर ली, जिसके वजह से हमारा फाइनली जो वेलोसिटी ऑफ साउंड था वो गलत आया, उसके बारे में हम आज लैप्लास करेक्शन के अंदर चर्चा करेंगे। लैप्लास करेक्शन में लैप्लास जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले तो ये पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि न्यूटन का जो पहला पॉइंट था
कि जो आपका मीडियम है वो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन करता है, ये पॉइंट बिल्कुल सही था। जब भी आप मीडियम के बारे में बात करते हैं तो वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कर रहा है, वो सही कर रहा है। इस पॉइंट को लैपलास ने बिल्कुल सही कहा। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे ये बात शेयर की थी कि हमें पहले से ही पता है कि साउंड की स्पीड 332 के करीब होती है। ये जो वेलोसिटी आपने निकाला है, ये वेलोसिटी आपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे निकाला है। न्यूटन इसी वेलोसिटी को या फिर इसी तरह के रेंज की वेलोसिटी को थ्योरेटिकली या एक थ्योरेटिकल बेसिस पे, रीजनिंग के बेसिस पे प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। तो तब जाके हमें पता चला कि जो न्यूटन ने आंसर दिया है वो आंसर गलत है। इसलिए फिर लैपलास ने करेक्शन करके उस चीज को सही किया। ऑब्वियसली आयुष, वरना आप कैसे बताएंगे कि कोई चीज गलत है? अगर मैं आज को पहले आपको कभी भी 100 रुपए का नोट नहीं दिखाऊं और मैं आपको हाथ में 10 रुपए का नोट थमा के बोल दूं कि ये 100 रुपए का नोट है, तो विल यू रियली अंडरस्टैंड दैट दिस नोट इज रियली ऑफ अ 10 रुपीज नोट और 100 रुपीज नोट? आपके पास कुछ ना कुछ तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे, जिस टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे आप ये चीज बता सकते हैं कि आई हुई वैल्यू गलत है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 मीटर्स प्रति सेकंड के करीब आ रही थी। न्यूटन जो वैल्यू लेके आए वो 279.9 मीटर्स प्रति सेकंड की वैल्यू लेके आए। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बात कही थी कि जो न्यूटन ने आंसर लेके आए उसके अंदर तकरीबन 16% का एरर था। लैपलास जब मैदान में उतरते हैं तो लैपलास कहते हैं कि यह बात बिल्कुल सही है कि जो मीडियम है वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन करता है जब साउंड वेव उस मीडियम में ट्रैवल करता है। यह बात बिल्कुल सही है। परंतु सेकेंड पॉइंट को लैपलास ने गलत ठहराया। लैपलास ने कहा कि मीडियम का कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन एक स्लो प्रोसेस नहीं है, यह बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। हालांकि अगर आप एज अ फिजिक्स स्टूडेंट आप भी अगर थोड़ा सोच विचार करेंगे तो आपको भी यह बात बहुत समझदार लगेगी कि अगर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन एक स्लो प्रोसेस होता तो अगर मैं आपके सामने खड़ा होता और मैं बात कर रहा होता तो आपको मेरे लिप की मूवमेंट, मेरे होठों की मूवमेंट और आपको सुनाई देने वाला साउंड मैच नहीं करता। जब मैं बोल रहा हूं मैच, तो मेरे लिप्स भी मैच बोल रहे हैं। लिप्स का मूवमेंट से भी आपको समझ में आ रहा है कि मैं मैच बोल रहा हूं, और उसी वक्त आपके कानों को भी मैच सुनाई देगा, क्योंकि यह प्रोसेस बहुत ही फास्ट है। अगर मीडियम स्लोली कंप्रेशन करता और स्लोली रेयर फ्रैक्शन करता तो साउंड वेव को आपकी कानों तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता। तो जब तक इंसान लिप मूवमेंट में कुछ और बोलने की कोशिश करेगा तब तक आपको उसके पहले वाला साउंड सुनाई देगा, क्योंकि अगर स्लो प्रोसेस होगा तो आपको ये चीज महसूस होगी कि यार कुछ ना कुछ तो डिससिंक्रोनाइजेशन है। जैसे कभी कभी अगर आप मूवीज देखते हैं तो कभी कभी यूट्यूब पे या मूवीज देखते समय ऐसा हो जाता है कि साउंड आगे पीछे हो जाता है, बोलता आदमी कुछ है और पर वीडियो में साउंड कुछ अलग दिखता है। स्लो प्रोसेस। लैपलास ने सबसे पहली चीज जो करेक्ट की वो ये करेक्ट की कि जो मीडियम है वो पक्का कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन तो करता ही है, परंतु ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बिल्कुल भी स्लो नहीं है, ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। नाउ तीसरा पॉइंट जो न्यूटन ने कहा वो तो डायरेक्टली दूसरे पॉइंट के ऊपर ही डिपेंडेंट था, और तीसरा पॉइंट फिर चौथा पॉइंट फिर तीसरे पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट था, फिर चौथा पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट ऊपर से डिपेंडेंट था। अगर आप नोटिस करेंगे तो एक बार आपका दूसरा पॉइंट गलत हो गया तो उसके बाद आने वाले सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली ही आपके गलत हो जाते हैं।
लैपलास का यह कहना था कि कंप्रेशन के टाइम पे हीट जरूर प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी कंप्रेशन के टाइम पे, और जो ये हीट कंप्रेशन के टाइम पे प्रोड्यूस हुई है, द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंप्रेशन will not be released during rarefaction as the process is very fast. अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर ध्यान से सुना तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बात कही थी कि जितनी हीट कंप्रेशन के टाइम पे प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी हीट रेयरफैक्शन के टाइम पे रिलीज हो जाएगी। मैंने इस चीज को आपको इसलिए ऐसे समझाया था क्योंकि स्लो प्रोसेस होने की वजह से सब काम आराम आराम से हो रहा है। कंप्रेशन के टाइम पे हीट प्रोड्यूस हो रही है और वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो रिलीज भी हो रही है रेयरफैक्शन के टाइम, आराम आराम से रिलीज हो रही है। हीट को रिलीज होने के लिए वक्त चाहिए और वो वक्त न्यूटन के हिसाब से एक स्लो प्रोसेस प्रोवाइड कर रहा था। पर आज हमें पता चला कि ये प्रोसेस तो स्लो है ही नहीं, ये प्रोसेस तो एक फास्ट प्रोसेस है। और अगर कोई फास्ट प्रोसेस है तो मुझे सीधा जाना चाहिए मेरे मुंबई की लोकल में। मैं चढ़ा चर्चगेट से, मैं उम्मीद कर रहा था कि बोरीवली में हमारी लोकल खाली हो जाएगी, पर बोरीवली में जितने लोग जितनी स्पीड से उतरे उतने ही लोग उतनी ही स्पीड से वापस चढ़ गए। तो क्या मैं लोकल को ठंडा होने का इंतजार करना पड़ा? क्या लोकल ठंडी हो गई? नहीं हो गई, क्योंकि जितने लोग बोरीवली स्टेशन पे उतरे उतने ही लोग बोरीवली स्टेशन से चढ़ गए। तो हीट को, लोकल के अंदर जो गर्मी थी, उस गर्मी को बाहर जाने का तो टाइम ही नहीं मिला। यही एग्जाम्पल अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो हीट प्रोड्यूस हुई है कंप्रेशन के टाइम पे विल नॉट बी रिलीज्ड। कब? ड्यूरिंग रेयरफैक्शन, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। तीसरे पॉइंट के बेसिस पे लैपलास चौथा पॉइंट ये रखते हैं कि जो Q है, Q यानी कि हीट रिमेन्स कांस्टेंट। आप जरा बात को समझे, जितनी हीट कंप्रेशन के टाइम पे पैदा हुई, अगर उस हीट को रेयरफैक्शन के टाइम पे बाहर जाने का मौका नहीं मिला तो जितनी भी हीट अभी हमारे मीडियम के अंदर है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। क्योंकि जब हीट का आवन और जावन पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज वहीं रहने वाली है। ऐसा समझ लीजिए कि आपके अकाउंट में 1,000 रुपए है और आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाए और आपके पास कोई भी तरीका नहीं है पैसे निकालने का या पैसे आपके अकाउंट में डालने का, तो जितने पैसे आपके अकाउंट में होंगे वो तो कांस्टेंट ही रहेंगे। हीट के पास ना तो एस्केप करने का कोई चांस है, ना ही कोई हीट सिस्टम में आ सकती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम एक्सटर्नली कोई हीट सिस्टम को दे रहे हैं, हम तो बातचीत कर रहे हैं, आग थोड़ी लगा रहे हैं। तो लैपलास का कहना था कि जो टोटल हीट आपके मीडियम में है वो कांस्टेंट रहेगी। हालांकि इसी के विपरीत न्यूटन जी का कहना था कि मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि न्यूटन जी ऐसा मान रहे थे कि प्रोसेस बहुत स्लो है, तो हीट अगर जितनी प्रोड्यूस हो रही है उतनी अगर निकल जाए तो टेम्परेचर में कोई बदलाव तो नहीं आएगा। पर अगर हम लैपलास जी के हिसाब से सोचे तो टेम्परेचर में जरूर बदलाव आएगा, क्योंकि हीट को रिलीज होने का टाइम नहीं मिल रहा। जब किसी सिस्टम में Q बराबर कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि सिस्टम के अंदर हीट का लेन देन नहीं रहता, तो ऐसे प्रोसेस को आप एक एडियाबैटिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं।
अगेन जब हम 12th स्टैंडर्ड में थर्मोडायनेमिक्स या आप केमिस्ट्री के अंदर थर्मो वगैरह जब एंट्रोपी वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड, जैसे न्यूटन ने आइसोथर्मल का प्रयोग किया था, यहां पे लैप्लास जी ने एडियाबैटिक प्रोसेस का प्रयोग किया। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम के अंदर जो हीट होती है वो कांस्टेंट बनी रहती है। आइसोथर्मल प्रोसेस का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। पर हम जानते हैं कि हमारे सिस्टम का टेम्परेचर तो अब बदलने वाला है क्योंकि हीट को बाहर जाने का वक्त नहीं मिला, पर हीट तो जरूर हमारे सिस्टम में कांस्टेंट रहेगी। इसलिए लैप्लास ने कहा कि यह आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस। और जैसे ही एक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाता है तो 7वें पॉइंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपना कंट्रीब्यूशन देने आ जाती है। लैप्लास का कहना था कि E बराबर P नहीं है, जैसे कि न्यूटन ने कहा था, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में E बराबर P बोला जा सकता है। लैप्लास के हिसाब से यह प्रोसेस तो आइसोथर्मल है ही नहीं, यह प्रोसेस तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसलिए E बराबर P नहीं, E बराबर गामा टाइम्स P होना चाहिए। एज 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए कुछ कुछ टर्म्स एकदम नए होंगे, आपने कभी देखे नहीं होंगे, कभी सुने नहीं होंगे। टेंशन नहीं लेना है, एज द टाइम बीइंग जैसे आप बड़े होंगे आप इन टर्म्स से इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। फिलहाल के लिए आप खाली अपने दिमाग को बोलिए ऐसा कुछ तो होता है। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस E इज इक्वल टू गामा P लिखना बहुत जरूरी था। ये जो गामा आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू होती है Cp अपॉन Cv। Cp का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सब चीजें क्या होती हैं फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि अगेन गामा, Cp, Cv, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन सब के बारे में थर्मल रिलेटेड एक चैप्टर है, हम उसमें डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप खाली इतना समझ के रखिए कि जो गामा की वैल्यू होती है वो गामा की वैल्यू 1.41 नाम की चीज आती है। ये गामा आपके रेडिएशन वाला गामा नहीं है, जैसे आप अल्फा बीटा गामा रेडिएशन वाली जो चीजें समझते हैं वो वाला गामा ये नहीं है। ये गामा Cp/Cv यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको आप गामा कहते हैं, और ये वैल्यू 1.41 के तरह से आती है। 7वें पॉइंट में लैप्लास का कहना था कि अब मैं सब चीजों को वापस सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। वेलोसिटी का फॉर्मूला आई होप सबको पता है, E बाय रो था, अंडर रूट ऑफ E की जगह पे आपको पुट करना चाहिए गामा P बाय रो, अंडर रूट ऑफ गामा P प्रेशर की जगह पे HdG अपॉन रो। क्योंकि आपको गामा की वैल्यू पता है 1.41, H हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, इट वाज 0.76 मीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। D इट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज 13600 kg पर मीटर क्यूब। G 9.8 और डेंसिटी ऑफ हवा, ये जो डेंसिटी आप नीचे लिखते हैं ये हवा की डेंसिटी है, क्योंकि आपका मीडियम जिसमें साउंड वेव प्रोपेगेट कर रहा है वो हवा है। डेंसिटी ऑफ हवा आप जानते हैं 1.293 kg पर मीटर क्यूब होंगी। ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने पिछले लेक्चर में आपको लिख के दी है। जब आप ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आंसर आएगा 332.3 मीटर्स पर सेकेंड, विच इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड। बातचीत से हमें यह समझ में आता है कि यह बहुत ही जरूरी है कि आप केमिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ें, और स्पेशली केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स आप थोड़ा अच्छे से पढ़ें। जैसे अभी मैं जो करंट हमारा 12th स्टैंडर्ड का उड़ान चल रहा है, मतलब आप नहीं, जो 12th स्टैंडर्ड में अभी बच्चे हैं, आप जानते होंगे उड़ान 11th और 12th दोनों में चलता है। तो जो 12th स्टैंडर्ड का उड़ान चल रहा है उसमें अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ।
सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर, आपको भी केमिस्ट्री या फिजिक्स में दोनों में आपको थर्मो मिलेगा। तो प्रोसेस कैसा है, इस बेसिस पे पूरी कहानियां बदल सकती हैं। स्लो प्रोसेस एक अलग तरह से बिहेव करता है, फास्ट प्रोसेस एक अलग तरह से बिहेव करता है। लैपलास की ये बातें में सिर्फ एक चीज हमें समझ में आती है कि फास्ट प्रोसेस होने की वजह से आइसोथर्मल से ये प्रोसेस एक एडियाबैटिक प्रोसेस बन गया, जिसकी वजह से एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ विच इज कॉल्ड एज गामा, जो सीपी बाई सीवी का रेशियो होता है। मैं जानता हूं कि मैंने गामा के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं दी, परंतु जब हम थर्मल एक्सपेंशन जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां पे मैं जरूर आपको गामा यानी कि सीपी और सीवी के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। फिलहाल हमारा मुद्दा गामा नहीं है, हमारा मुद्दा यह है कि सही आंसर लैपलास कैसे लेके आता है। एनी डाउट्स इन द लैपलास करेक्शन? All of you have understood what is an adiabatic process? जब किसी सिस्टम में Q कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जब किसी सिस्टम में Q कांस्टेंट रहता है उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस को समझने में, इमेजिन करने में नाकाम हो रहे हैं, तो मैं आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूं, ताकि शायद आपके दिमाग में ये चीज थोड़ी अच्छी तरह से छप जाए। सपोज कीजिए कि आप मनाली में हैं और आपने वहां पे एक बहुत ही बढ़िया सी जैकेट पहन के रखी है। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने जैकेट क्यों पहन के रखी है? सबसे आसान आंसर इस चीज का ये होता है कि सर मैं ठंडी झेलना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मनाली में अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो मुझे शायद ठंडी लग जाए। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आपने जैकेट इसलिए नहीं पहनी है कि आपको ठंडी ना लग जाए, आपने जैकेट इसलिए पहनी है क्योंकि आपकी बॉडी की जो गर्माहट है, बॉडी की गर्माहट, यानी कि आपकी बॉडी का खुद का एक टेम्परेचर होता है, आपकी बॉडी की खुद की एक गर्माहट होती है, वो गर्माहट खत्म ना हो जाए। जब आप जैकेट पहनते हैं तो ये जो आपकी बॉडी की गर्माहट है, यानी कि बॉडी का जो क्यू है, यानी कि बॉडी का जो हीट है, आप उसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि वो बॉडी की गर्माहट आपकी बॉडी के पास ही रहे, इसलिए आप जैकेट पहनते हैं। और जब आप जैकेट पहनते हैं तो जैकेट आपकी बॉडी और बाहर के एनवायरनमेंट के बीच में एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर देता है कि आपकी बॉडी की गर्माहट यानी कि आपकी बॉडी की हीट यानी कि क्यू बाहर नहीं जा सकता। क्या मैं बोल सकता हूं कि जैकेट पहनने के बाद आपका बॉडी का क्यू कांस्टेंट हो जाता है? क्योंकि वो ना तो हीट बाहर जा सकता है, ना तो बाहर से कोई चीज अंदर आ सकता है। तो जैकेट पहनने के बाद आपने कौन से प्रोसेस को ट्रिगर कर दिया? जैकेट पहनने के बाद आपने एडियाबैटिक प्रोसेस को ट्रिगर कर दिया। अब शायद जिन लोगों को एडियाबैटिक प्रोसेस से थोड़ी बहुत नाराजगी थी, वो नाराजगी शायद क्लियर हो जाए। बढ़िया। एनीथिंग एल्स? सब लोग का रिप्लाई आ जाए तो मजा आ जाए। क्लियर है? हाँ ना तो बोल ही सकते हो आप लोग। एकदम बढ़िया। कोई दुख, दर्द, तकलीफ? बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। लाप्लास करेक्शन के बाद, जैसे कि मैंने व्हाट्सएप पे आज बोला था कि हम लाप्लास करेक्शन के बारे में तो जरूर पढ़ेंगे, साथ ही साथ आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों का ध्यान यहाँ पे चाहूंगा, अगला 1-1.5 घंटा कृपया करके अच्छी तरह से बैठे। मैं ये नहीं जानता कि आप दिन में कितना घंटा पढ़ाई करते हैं खुद से बैठ के, बट मैं ऐसा सोचता हूं कि आप जब मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते हो तो वो एक तरह से आपके लिए पढ़ाई ही है।
मैं ऐसा सोच के समझता हूं उस चीज को। तो आप थोड़ा और ध्यान दें, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, तो अभी आप थोड़े और अटेंटिव हो जाएं और कोशिश करें कि जो मैं लेक्चर में आपको पढ़ाता हूं वो आज के आज आपके दिमाग में छप जाए। मैं भी वही कोशिश करके पढ़ा रहा हूं कि जो भी मैं पढ़ाऊं आप लेक्चर में वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ताकि बाद में कभी आप बस एक बार रिवीजन भी ले ले तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो साउंड की रफ्तार को इफेक्ट कर सकते हैं, हमें उसके बारे में डिस्कशन करनी है। ऐसे निम्नलिखित फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं अभी लिख रहा हूं, जिसके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर तो आप जानते ही हैं, हमें ये स्टडी करना है, हमें ये बताना है कि अगर प्रेशर बढ़ता और घटता है तो इसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड में क्या फर्क आएगा। दूसरा एग्जांपल, दूसरा इफेक्ट हमें बताना है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ता और घटता है तो इससे स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ेगा। और तीसरा लीस्ट, बहुत ही बढ़िया चीज, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आपके हवा में पानी का कितना परसेंटेज है, उस चीज को आप ह्यूमिडिटी के लेवल से जानते हैं। कभी कभी आप बोलते हैं गर्मी में ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई यार, है ना, हवा बहुत सूखी सूखी सी लगती है। सुबह अगर आप जॉगिंग करके निकलते हैं तो हवा जब फेस पे लगती है तो ठंडी ठंडी लगती है। 12 बजे कभी जॉगिंग करने जाइए, मुंह पे जो हवा लगेगी गरम गरम लगेगी, सूखी सूखी हवा लगेगी आपके मुंह पे। तो ये जो ह्यूमिडिटी होता है इसका मतलब होता है या तो आपकी ड्राई एयर या तो आपकी मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब होता है पानी, एयर में पानी की मात्रा ज्यादा जब होती है तब उसको आप मॉइस्ट एयर कहते हैं। ड्राई एयर मतलब हवा में पानी की मात्रा कम रहना। इन तीन चीजों का हमारे स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ेगा, हमें इस बारे में चर्चा करनी है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है चर्चा किस बारे में होने वाली है? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग हम चर्चा किसके बारे में स्टार्ट करना चाह रहे हैं? शुरू कर सकता हूं चर्चा? सब लोग हैं यहीं पे हैं, तैयार? बहुत ही बढ़िया, चलिए चर्चा शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड से, यानी कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा स्पीड ऑफ साउंड से। प्रेशर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर घटेगा तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होगा, हमें इसके बारे में बात करनी है। पर इससे पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे आइडियल गैस इक्वेशन नाम की चीज जरूर सुनी होगी। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के नाम से फेमस है, जिसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर है केल्विन के अंदर। मैं ये भी जानता हूं कि आप लोगों को थोड़ी बहुत तो इस बारे में जानकारी होगी कि जब हम आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करते हैं तो हम 3-4 लॉस की मदद से आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करते हैं, यानी कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, आपने इन सब लॉस के बारे में सुना होगा। इस नॉलेज से, आइडियल गैस इक्वेशन की और बाकी लॉस की नॉलेज से, हमें एक चीज दिमाग में हरदम रखनी चाहिए
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको बाहरी दुनिया पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जरूर इसको और किसी सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ये है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। हरदम इस बात को आपके दिमाग में रखें। प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट पकड़ा है, आर वैसे भी कांस्टेंट है क्योंकि वो एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स वो भी कांस्टेंट है, मतलब पूरे का पूरा आरएचएस ही कांस्टेंट हो गया। यानी कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये जो टर्म होगा ये ऑटोमेटिकली कांस्टेंट बन जाएगा। हालांकि अगर आप एक चीज जानते हैं कि जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, और जब प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, परंतु अगर टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हरदम कांस्टेंट रहेगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो। इस चीज से हमें यह समझ में आ रहा है कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट then there is no effect of change in pressure on speed of sound, because P into V will always remain constant. अब आप लोग के दिमाग में तीन चार चीजें उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे पहली चीज, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके गले के नीचे आइडियल गैस इक्वेशन ही नहीं उतर रही होगी, क्योंकि उनको इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होगी, ये आज पहली बार तो सुन रहे होंगे, या तो फिर पता होगी बट कभी इतना डिटेल में भाव नहीं दिया होगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ सुना होगा पर कभी उसको इतना डिटेल में नहीं देखा होगा। या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सुना भी होगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, उनको पता भी होगा कि हाँ भाई कोई ऐसी चीज होती है आइडियल गैस इक्वेशन की, बट उनके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि हम तो सिर्फ प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं ना, आपने यहां पे P इंटू वी को कांस्टेंट प्रूव करके दिखाया है। आपने यहां पे P इंटू वी को कांस्टेंट प्रूव करके दिखाया है। मैं जानता हूं कि आप लोगों के दिमाग में यह चीज बिल्कुल छप गई होगी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, क्योंकि आप इतना तो समझदारी रखते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। अगर यहां पे टी कांस्टेंट है, आर तो पहले से कांस्टेंट है, एन तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो पूरा का पूरा आरएचएस ही कांस्टेंट हो गया अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो मैं जानता हूं कि आप सब लोगों को ये इतनी सी बात तो पक्का समझ में आई होगी। हां, इसके बाद जो मैंने लिखा शायद उसमें आपके दिमाग में 50-50 चालू होगा। शायद आपका दिमाग आपको बोल रहा होगा कि ऐसे कैसे,
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर के बदलने का स्पीड ऑफ साउंड पे कोई असर क्यों नहीं पड़ेगा? सबसे पहले तो आप पहले यह बात जान के रखें कि वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला है वो है गामा पी बाय रो। और यह फॉर्मूला ताजा ताजा आपने अभी अभी लैप्लास करेक्शन के अंदर देखा। इस फॉर्मूले की मदद से अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड एंड द प्रेशर दे आर रिलेटेड। देख रहे हैं आप? द वेलोसिटी ऑफ द साउंड एंड द प्रेशर दे आर रिलेटेड। मैं इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा मॉडिफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं गामा पी अपॉन डेंसिटी को मैं लिख सकता हूं मास अपॉन वॉल्यूम। तो नीचे मैंने मास लिख दिया और वॉल्यूम चले जाएगा ऊपर। अब जो मैंने स्टेटमेंट यहां लिखा है जरा इस चीज को ध्यान से पढ़ें और जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट then there is no effect of change in pressure on the speed of sound because PV gets automatically constant। यानी कि अगर आप इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देख रहे हैं तो गामा तो पहले से कांस्टेंट है, आपको पता है गामा की वैल्यू 1.41 है, मास नहीं बदलेगा और पीवी भी कांस्टेंट हो चुका है, मतलब प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। और यह चमत्कार तब होता है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब आरएचएस पूरा का पूरा कांस्टेंट हो रहा है, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल भी आ सकता है कि सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहे तो? इसका जवाब भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा, इफ टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, समझ लीजिए टेम्परेचर बदलने वाली चीज है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहे तो क्या होगा? तो इफ प्रेशर इंक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगा। क्योंकि आप यहां पे फॉर्मूले में डायरेक्टली देख सकते हैं कि V यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड और प्रेशर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर प्रेशर बढ़ता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। एंड इफ प्रेशर डिक्रीजेस, ऑटोमेटिकली वेलोसिटी ऑफ साउंड भी डिक्रीज हो जाएगा। पर ये तब होगा जब आपका टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट है, टेम्परेचर बदल सकता है। पर अगर टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रख दिया तो आप प्रेशर में कितना भी बदलाव लेके आए, उस बदलाव का वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कितने लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है? आइडियल गैस इक्वेशन, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ जब आप पढ़ते हैं तब आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड जब होती है तो तीसरे क्वांटिटी को कांस्टेंट अज्यूम किया जाता है। क्या बात है, आप जानते थे? क्या आपने कभी ये लॉस पढ़े हैं? क्या आपने इन लॉस को पढ़ते समय ये बात देखी है कि जब आप दो लोगों के बारे में बात करते हैं तो आप तीसरी क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हैं? क्या आप जानते हैं बॉयल्स लॉ ने क्या कहा?
बॉयल्स लॉ ये कहते हैं कि प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। बट डू यू नो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बट इस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा तो ये चीज हम नहीं पा सकते। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम नहीं पा सकते आप ये चीज। मैं आपको जरा एक एग्जांपल के तौर से समझाता हूं कि क्यों एक पर्टिकुलर चीज को कांस्टेंट रखना जरूरी है। तब शायद आपको समझ में आए कि क्यों हम इस चीज को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बॉयल्स लॉ ये कहते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, परंतु टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास यहां पे एक इस तरह का पिस्टन है। पिस्टन आप समझते हैं, पिचकारी। ये आपका पिस्टन है, ठीक है। आप यहां से एक फोर्स लगा सकते हैं जिसकी मदद से ये पिस्टन आगे की तरफ आ सकता है, ऐसा। और थोड़ी देर के बाद आपको ये पिस्टन ऐसा दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए मैं ये दो डायग्राम में आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया आए कि पहले कैसा दिखता था और बाद में कैसा दिखता है। तो यहां पे आपके पास एक पिस्टन है इस तरह से, और ये आपके पिस्टन का हैंडल। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाले केस में जो इस पिस्टन के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स भरे होंगे वो बहुत ही आसानी से खुली खुली जिंदगी जी रहे होंगे। पर जब आपने पिस्टन को सेकेंड केस में लेके आया तो अब आपके गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेशन वाली जिंदगी जी रहे। पहले वाले केस में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेशर जो है वो लो है, इसलिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वॉल्यूम बहुत हाई है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम हाई होने का मतलब गैस फैल फैल के अपनी जिंदगी जी रही है। बट सेकेंड वाले केस में आप और एक चीज जान रहे हैं कि यहां पे हमने प्रेशर हाई कर दिया। प्रेशर हाई कैसे किया हम लोग ने? हमने पिस्टन को अंदर की तरफ दबा दिया, हमने दबाव क्रिएट किया, और ये दबाव हमने एक फोर्स लगा के क्रिएट किया। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला ही होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपने इस पिस्टन के एरिया पे एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ, और ये पिस्टन जब आगे जाएगा तो आपकी नॉलेज से आपको पता चल रहा है कि यहां पे वॉल्यूम लो हो चुका है। वॉल्यूम लो होने का मतलब कंप्रेशन होना। तो बॉयल्स की बातें हमें सही लगती हैं। बॉयल्स ने बिल्कुल सही कहा कि जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। परंतु बॉयल्स ने एक और बात कही, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ये लॉ काम करेगा। हम एक काम करते हैं, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखते, देखते हैं बॉयल्स लॉ सच कह रहे थे कि गलत कह रहे थे। हम एक काम करते हैं, हम यहां पे नीचे एक मोमबत्ती लगा लेते हैं। एक क्यों, बहुत सारी मोमबत्ती लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंस नाम की चीज नहीं है। बहुत सारी मोमबत्तियां लगाने के बाद हम इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें यह बात समझ में आई कि ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ आने लग गया, और हमें एक बात पता चली कि ये जो गैस है ये ऑटोमेटिकली एक्सपांड करने लगी। यानी कि थोड़े देर के बाद हमने देखा कि वॉल्यूम बढ़ने लग गया। फिर हमने दिमाग लगाया, हमने एक चीज सोची कि हमने ये बात जानी कि कैंडल की वजह से टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट तो नहीं है,
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बोलेंगे तुमने हमको टेम्परेचर दिया, तुमने हमको हीट दिया, अब हम एक्सपैंड होंगे, अब हम नाचेंगे, अब हम रैंडम मोशन करेंगे, अब हम डिसऑर्डरली मोशन करेंगे। तो ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ये डांस करने लगते हैं, ये रैंडम मोशन करने लगते हैं, ये डिसऑर्डरली मोशन करने लगते हैं, यानी कि ये फैलने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये भी नहीं जानते कि फैलना क्या होता है तो रोज चावल तो खाते ही होंगे, कुकर में चावल को फैलाते ही हैं, उसको फैलना बोलते हैं। वैसे ही एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। आप जब पुलाव पकाते हैं तो पुलाव पकाते समय, वेज बिरयानी पकाते समय आप किस बात का ध्यान रखते हैं? चावल खुली खुली पकनी चाहिए, है ना? लोगों की फरमाइश क्या है? चावल के दाने खुले खुले दिखने चाहिए। आइला कैसा खुले खुले दिखेंगे भाई? व्हाट इज दैट? दैट इज फिजिक्स, दैट इज एक्सपेंशन। वैसे ही गर्म करने की वजह से ये एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। दूर दूर जाने की वजह से ये जो पिस्टन है ये पीछे की तरफ आएगा और आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। पर यार तुमने तो प्रेशर बढ़ाया था, तुमने तो प्रेशर हाई किया था। इस टेम्परेचर ने तुम्हारे कार्यक्रम पे पानी फेर दिया ना। इस टेम्परेचर ने तुम्हारे कार्यक्रम पे पानी फेंका कि नहीं फेंका? बिल्कुल फेंका। तुम अगर पिस्टन को आगे खींचने की कोशिश करोगे तो ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पिस्टन पीछे खींचेगा। तुम आगे खींचो, पिस्टन पीछे जाएगा। इसलिए बॉयल्स ने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की जरूरत है, वरना ये कार्यक्रम अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए ऊपर वाली कहानी में हमने ये साफ साफ लिखा कि अगर तुम टेम्परेचर कांस्टेंट रख देते हो तो तुम्हारे प्रेशर के बढ़ने और घटने का फॉर्मूले के बेसिस पे भी देख सकते हो कि पीवी अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी कांस्टेंट रहेगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो। परंतु अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो प्रेशर बढ़ाइए, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा, प्रेशर घटाइए, वेलोसिटी ऑफ साउंड घटेगा। कितने लोगों के दिमाग में अब बात समझ में आ रही है? जल्दी सब लोगों का हाना आना चाहिए मुझे। जितने लोग अटेंड कर रहे हैं सबका हाना आना चाहिए। किसी को डाउट है पूछिए। बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। बहुत ही बढ़िया। अगला बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। मैं आपको जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो टेम्परेचर रिलेटेड बातें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आप किसी डेजर्ट में फंस जाए, तो डेजर्ट में फंसने वाला इंसान एक गलती जरूर करता है। वो इंसान जोर जोर से चिल्लाता है,
उसे लगता है उसकी आवाज सुन के कोई उसको बचाने आ जाएगा। पर उसको ऐसा क्यों लगता है कि उसकी आवाज सुन के कोई उसको बचाने आ जाएगा? क्योंकि जब वो इंसान चिल्लाता है तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, उसे महसूस होता है कि उसकी आवाज बहुत दूर तक जा रही है। सिमिलरली, अगर आप किसी कोल्ड जगह पे हैं, जैसे कि समझ लीजिए आप मनाली में हैं, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। डेजर्ट में हीट और मनाली में कोल्ड होता है। जब हीट होता है यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, जब कोल्ड होता है तो टेम्परेचर कम होता है। ठीक है? जब हीट होता है तो साउंड फास्टर ट्रैवल करता है, और जब कोल्ड होता है तो साउंड स्लो ट्रैवल करता है। ये जो चीज है, इस चीज को हम अब फॉर्मूला वाइज स्टडी करने वाले हैं। और हम एक और चीज स्टडी करने वाले हैं कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर हुआ, कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, देन हाउ मच will the speed of sound increase? हमें इन सवालों का जवाब देना। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या सच में टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ता है? कि आप फॉर्मूला वाइज हम इस चीज को प्रूव करके बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ करता है गामा पी अपॉन डेंसिटी। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। अंडर रूट का साइन डालिए, गामा लिखिए, पी लिखिए, डेंसिटी की जगह पे मैं मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि ऊपर वॉल्यूम लिख सकता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से मैं पीवी को लिख सकता हूं एनआरटी, और नीचे मैं लिख सकता हूं एम। यानी कि मेरे पास एक फॉर्मूला तैयार हो चुका है, V इज इक्वल टू गामा एन आर टी अपॉन एम। इस फॉर्मूले को जरा मैं ध्यान से घूरूंगा और मैं सोचने की कोशिश करूंगा कि इसमें गामा तो कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी लिखा जा सकता है। यानी कि मैंने आपको फॉर्मूला बेसिस पे प्रूव करके दिखा दिया कि जी हां, कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। अंडर रूट के ही प्रोपोर्शनल है, पर प्रोपोर्शनल तो है ना डायरेक्टली वो भी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जरूर बढ़ता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि यह बात में बिल्कुल सच्चाई है कि मनाली में चिल्ला के कोई फायदा नहीं है, और डेजर्ट में चिल्ला के भी कोई फायदा नहीं है। भले तुमको लगेगा कि तुम्हारी आवाज दूर तक जा रही है, पर कोई सुनने वाला भी होना चाहिए। चिल्ला चिल्ला के गला सूख जाएगा, वैसे ही मर जाओगे। तो ये बात तो सच हो गई। पर अब हम दूसरे सवाल का जवाब देना चाहते हैं कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाए तो स्पीड ऑफ साउंड कितने से बढ़ेगा? जरा ये पता लगा के दिखाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम इसी फॉर्मूले का थोड़ा इस्तेमाल कर लें। ऐसा समझ लें कि V नॉट वेलोसिटी ऑफ साउंड है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा समझ लीजिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और V वेलोसिटी ऑफ साउंड है एट
T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये जो T डिग्री सेल्सियस में हम वैल्यू पुट करेंगे ये 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होगी। हो सकता है हम T डिग्री सेल्सियस को 1 डिग्री सेल्सियस पुट कर दें, हो सकता है हम T डिग्री सेल्सियस को 2 डिग्री सेल्सियस पुट करें, कुछ भी पुट कर सकते हैं। हम सिर्फ एक जनरल बात कर रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है और 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा यानी कि T डिग्री सेल्सियस पे कुछ तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, V0 और V। हम इसको स्टडी करना चाहते हैं, तो हम इस चीज को कैसे स्टडी करेंगे? इस फॉर्मूला की मदद से। इस फॉर्मूले में सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो T है दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन। आई होप बचपन में कभी कभी आपने टेम्परेचर्स के बारे में सुना होगा, आपको पता होगा कि टेम्परेचर केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में नापा जा सकता है। कभी भी अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन नाम की चीज दिखाई दे तो आइडियल गैस इक्वेशन में ये जो कैपिटल टी होता है दैट इज द टेम्परेचर इन केल्विन। पर आपने यहां पे टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस में लिया हुआ है, तो हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कोई जानता है केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जरा आप उसके बारे में सोचिए। तब तक मैं यहां पे इसका एक इक्वेशन लिख लेता हूं। कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। हम लोग लिख सकते हैं V नॉट या फिर V अपॉन V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 273 प्लस T अपॉन 273। जरा मैं आपको समझाता हूं मैंने क्या किया है। आई होप आप जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T, बराबर। जब कोई चीज किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हम उसको रेशियो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। V वेलोसिटी है कितने पे? T डिग्री सेल्सियस पे। तो T डिग्री सेल्सियस को मैंने लिखा 273 प्लस T, क्योंकि यहां पे T केल्विन में था। V नॉट वेलोसिटी ऑफ साउंड है 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। सब कुछ अंडर रूट में डाल दिया। कितने लोगों को यह फॉर्मूला समझ में आया कि मैंने यह फॉर्मूला कैसे लिखा? क्लियर है सब लोग के दिमाग में? बाजू में जो फॉर्मूला है पायल, वो कन्वर्जन है। T डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस T लिखना पड़ेगा। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस लिखना चाहते हैं तो कितना होगा? 273 प्लस 100 यानी कि कितना? 373 केल्विन, बराबर है। चलिए अगर आप T डिग्री सेल्सियस लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? 273 प्लस T, जो मैंने यहां लिखा है। किसी को समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया मैंने ऊपर 273 प्लस T क्यों लिखा? क्योंकि T डिग्री सेल्सियस 273 प्लस T लिखा जाएगा और नीचे V नॉट है तो यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस इज 273। डन डना डन। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? पक्का। V क्या है आपको पता चला? T डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी ऑफ साउंड। V नॉट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। आगे बढ़े। ओम सिंह 273.15 इज द टेम्परेचर जिसपे दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। हम 273 केल्विन लेके चलते हैं, ठीक है। बढ़िया। अगला स्टेप अच्छी तरह से देखना। हो सकता है थोड़ी बहुत बातें आप पहली बार सीखें, इसलिए प्लीज बी अटेंटिव। V बाय V नॉट बराबर अंडर रूट ऑफ 273 बाय 273 प्लस
t/273। मैं ऐसा कर सकता हूं। यहां से 273 कैंसिल हो जाएगा, तो v/v0 आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस t/273। ठीक है। इस स्टेप के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं v/v0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/273 इंटू टी। आई होप आई कैन राइट इट दिस। 1/273 आप देख रहे हैं, उसको मैं अल्फा अज्यूम कर रहा हूं। v/v0 बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/273 आपको दिख रहा है, उसको मैंने अल्फा मान लिया। यहां पे टी था, मैंने उसको टी लिख लिया। आसान आसान स्टेप्स है, खाली दिमाग यहां पे रखेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेंगी। इन द फर्स्ट स्टेप मैंने डिनोमिनेटर को पकड़ पकड़ के न्यूमरेटर के साथ रखा। 273 कैंसिल हो गया, वहां पे 1 बचा। यहां पे t/273 बचा। t/273 को मैं लिख सकता हूं 1/273 इंटू टी। 1/273 को मैंने अल्फा अज्यूम कर लिया। क्यों अज्यूम किया, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। v/v0 चल रहा है यहां पे, इक्वल टू साइन डालिए 1 प्लस अल्फा टी होल पावर हाफ। अंडर रूट जो आप देख रहे हैं उसको आप होल पावर हाफ लिख सकते हैं। अंडर रूट का मतलब ही पावर हाफ होता है। अगला स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले ने भी इसको थोड़ा भाव नहीं दिया है, मैं भी भाव नहीं देने वाला हूं, सिर्फ आपको बताने वाला हूं। एक चीज होती है मैथमेटिक्स में जिसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है। अभी आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, या कहीं ना कहीं जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद जो मैं स्टेप करने वाला हूं वो बाइनोमियल एक्सपेंशन का स्टेप है, पर मैं वो एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। सिर्फ अभी हमने क्या करना है, v/v0 लिखना है। 1 प्लस वो जो पावर हाफ दिख रही है उसको अंदर लिखना है और अल्फा टी लिखना है। ये स्टेप कैसे हुआ, मतलब पावर हाफ अंदर कैसे आई, ये आप मैथमेटिक्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन में सीखेंगे। फिलहाल मैं उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से ऐसा आता है। यहां पे मैं एक चीज लिख देता हूं, यहां पे पक्का हम इग्नोरिंग हायर ऑर्डर टर्म्स कर रहे हैं। ये क्या होते हैं आप बाइनोमियल एक्सपेंशन में जरूर सीखेंगे। ठीक है, सिर्फ फिलहाल के लिए हाफ पावर अंदर। अगर 3/2 होता तो 3/2 अंदर आ जाता। जो भी पावर होगी सबकी सब अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, v इज इक्वल टू, आप v0 को यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां v0 आ गया 1 प्लस हाफ इंटू अल्फा की जगह पे हम 1/273 वापस पुटअप कर रहे हैं इंटू टी। ठीक है, यहां तक के स्टेप्स देख लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। अभी तक ओके है। अल्फा रूट वाला स्टेप, बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला स्टेप, हाफ अंदर आ गया, अल्फा की जगह पे वापस 273 पुटअप कर लिया। चेक कर लीजिए, कोई डाउट है पूछिए। अच्छे से देख लीजिए। अल्फा की जगह पे वापस 1/273 पुट कर लिए। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए मुझे। ऑल ऑफ यू शुड बी रिप्लाइंग, कम ऑन फास्ट।
इसके बाद 2-3 लाइक का स्टेप बचा है, खत्म हो जाएगा। डन, बढ़िया। इस स्टेप के बाद हम क्या कर रहे हैं, v बराबर v नॉट 1 प्लस, इस चीज को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 546 या t अपॉन 546। 2 इंटू 273 546 होता है, ऊपर का t वैसे का वैसा यहां पे लिख दिया। अब एक काम करेंगे, v नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा v नॉट प्लस v नॉट अपॉन 546 t, ब्रैकेट ओपन किया हमने, v नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। v नॉट होता है 332 मीटर्स पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां के v नॉट में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, यहां के v नॉट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 332 बाय 546 इंटू टी, तो v आएगा v नॉट प्लस 332 बाय 546 करेंगे आप, तो आएगा 0.61 टी। हो चुकी है आपकी इक्वेशन तैयार। अब ये इक्वेशन बड़ी कमाल की है। सपोज कीजिए कोई आपको बोलता है कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, इफ टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, तो आपकी वेलोसिटी कितनी आएगी, v नॉट के जगह पे 332 प्लस 0.61 इंटू 1, तो v हो गया 332 प्लस 0.61। अगर कोई बोलता है टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पे आप t की जगह पे 2 पुट कर दो। इस चीज से हमें एक चीज समझ में है, क्या, अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर होगा, देन स्पीड ऑफ साउंड will increase by 0.61 मीटर्स प्रति सेकेंड। चेक कर लीजिए, 1 डिग्री बढ़ने की वजह से 0.61 से आपका स्पीड ऑफ साउंड बढ़ा है। ये इक्वेशन में हमने यहां पे v नॉट की जगह पे क्यों पुट नहीं है, क्योंकि एक इक्वेशन की तरह बनाना चाहते थे। आप यहां पे भी 332 पुट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, यहां पे भी पुट करना है तो कर सकते हो। 332 यहां भी पुट कर दो, यहां भी पुट कर दो, पर एक इक्वेशन की तरह दिखना चाहिए, इसलिए वहां पे पुट नहीं किया। यहां पे सिर्फ वी नॉट रख दिया, क्योंकि बाद में आप देख सकते हो पुट तो किया ही है मैंने, सिर्फ इक्वेशन की तरह दिखना चाहिए इसलिए वैसा रखा। यानी कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो 332 सॉरी 0.61 मीटर्स प्रति सेकेंड से आपकी स्पीड ऑफ साउंड का इंक्रीमेंट हो जाएगा। कितने लोगों के दिमाग में बात छप रही है? चेक कर लीजिए अच्छी तरह से, कोई डाउट है पूछिए। क्लियर है? स्टेप्स इतने डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। बहुत इजी स्टेप्स है, खाली एक जगह पे बाइनोमियल एक्सपेंशन नाम की चीज लगी है, बाकी तो वापस अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वी नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करना है, एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है, जिस इक्वेशन में हम टी की वैल्यू पुटअप करेंगे और वो हमें बताएगा कि कितनी वेलोसिटी ऑफ साउंड है। सब लोगों का रिप्लाई आ जाए तो मजा आ जाए। देख लीजिए एक बार, हाँ या ना बोल दीजिए अच्छी तरह से। 332 क्या वो 332 डिग्री सेल्सियस में है ना बेटा? 332 वेलोसिटी ऑफ साउंड है, डिग्री सेल्सियस नहीं है। क्या कर रहे हो अमन, किधर ध्यान है? 332 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ साउंड है बेटा, वी नॉट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, SOUND।
एट 0 डिग्री से, पर वो डिग्री सेल्सियस में है ना। कौन सा डिग्री सेल्सियस में अमन? क्या डिग्री सेल्सियस में? वेलोसिटी का यूनिट डिग्री सेल्सियस होता है कि मीटर प्रति सेकंड होता है? अरे वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिग्री सेल्सियस में कैसे हो सकता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा ना बेटा। ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, तो आपकी जो इक्वेशन आई है उसमें ये टी डिग्री सेल्सियस में, इसलिए हमने पुट करते समय 1 डिग्री पुट किया ना। चेक कर लीजिए और एक बार सब लोग, कोई डाउट है पूछिए। अच्छे से चेक करिए, हाँ या ना बोलिए मत ऐसी। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। आगे बढ़ सकता हूँ? अमन क्लियर है? बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू स्टडी टुडे इज अ वेरी सिंपल थिंग। अगली चीज जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज इफेक्ट। किसका? इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। यस अमन, जो टेम्परेचर का डेरिवेशन हमने किया, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इन योर एग्जाम्स। वो जरूर आपको प्रूव करने के लिए बोलेंगे कि 8 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर में बदलाव आता है तो इक्वेशन के तौर पे प्रूव करके बताइए कि आपके टेम्परेचर में, आपके वेलोसिटी ऑफ साउंड में कितने का फर्क आएगा। तो वो इक्वेशन आपको पूरा डिराइव करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इतना डिटेल में वो डेरिवेशन आपको दिखाया। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड समझने से पहले हमें एक चीज बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दो तरह की हवा होती है। एक हवा होती है जिसको बोला जाता है मॉइस्ट एयर, और जो दूसरी तरह की हवा होती है उसको बोला जाता है ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर की डेंसिटी हम रो एम ले रहे हैं, ड्राई एयर की डेंसिटी हम रो डी ले रहे हैं। ठीक है, आपको हरदम ये बात पता होनी चाहिए कि डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या बोला मैंने? डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर। इतनी सी बात आप अपने दिमाग में
जरूर रखें कि ड्राई एयर की डेंसिटी मॉइस्ट एयर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। अगर सिर्फ इतनी सी बात आपको पता है तो आपका बहुत सारा काम यहां पे बच जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला हम अभी तक से इस्तेमाल कर रहे हैं, वेलोसिटी वो है गामा पी बाय रो। इस फॉर्मूले को मैं दो बार लिखूंगा। एक बार मैं लिखूंगा वेलोसिटी का फॉर्मूला मॉइस्ट एयर के लिए, एक बार मैं लिखूंगा वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राई एयर के लिए। सो मॉइस्ट एयर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा गामा पी अपॉन रो एम, और ड्राई एयर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा गामा पी अपॉन रो डी। अगर आप इन फॉर्मूलेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि डेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। क्या आप बता सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में ज्यादा होगा? अगर डेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या आप देख के बता सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में ज्यादा होगा? ड्राई एयर में कि मॉइस्ट एयर में? कम ऑन। अगर डेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में ज्यादा होगा, ड्राई एयर में कि मॉइस्ट एयर में? एब्सोल्युटली करेक्ट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड कम, जिसकी डेंसिटी कम उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा। तो मॉइस्ट एयर की डेंसिटी अगर कम है तो उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ साउंड दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आते हैं। काम खत्म। क्या कहते हो? डन। इतना ही था इसके अंदर। समझा? पक्का? पायल का सवाल है कि क्या आप बता सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर मॉइस्ट एयर से ज्यादा क्यों है? मॉइस्ट एयर का मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा। मॉइस्ट एयर का मतलब होता है एक ऐसी हवा जिसमें पानी के कण हो। यानी कि अगर आपके पास यहां पे ये एक हवा का कण है और ये एक हवा का कण है, तो उसके बीच में आपको एक पानी का कण जरूर मिलेगा। कण यानी कि मॉलिक्यूल। पर अगर आप एक ड्राई एयर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस ड्राई एयर में जो भी आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो सारे के सारे आपको हवा के ही मिलेंगे। तो अब आप खुद ही गेस कर सकते हैं कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली ड्राई एयर ज्यादा डेंस होगा और मॉइस्ट एयर कम डेंस होगा, क्योंकि मॉइस्ट एयर में आधी जगह तो पानी के मॉलिक्यूल्स ने ले ली है। डेंसिटी का मतलब होता है गर्दी। कभी भी अगर आप डेंसिटी जैसे वर्ड को समझना चाहें तो उसका मतलब होता है गर्दी। गर्दी मतलब आप समझते हैं? यू अंडरस्टैंड गर्दी? बस में गर्दी ज्यादा है, लोकल में गर्दी ज्यादा है। ड्राई एयर में हवा के मॉलिक्यूल्स की गर्दी ज्यादा होती है। मॉइस्ट एयर में वो गर्दी नहीं दिखाई देती, क्योंकि दो या तीन आपको एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में पानी के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, इसलिए ऐसा होता है। इज दैट क्लियर पायल? गॉट इट? बढ़िया। एनी मोर डाउट्स?
किसी को और कोई डाउट है? किसमें कम होती है मतलब अमन? किसमें का क्या मतलब है आपका? हाँ, किसमें कम होती है मतलब मैं क्या जवाब दूं? किसमें मतलब क्या? आप किस चीज की बात कर रहे हैं? अरे बाबा, वो डेंसिटी किस में कम होगी आपकी? कोई बोलिए ना, कोई चीज तो बोलिए ना। आप बोल रहे हैं डेंसिटी इज लेस इन विच, बस। आप जब तक मुझे कोई जवाब, कोई चीज नहीं बताएंगे, मैं कैसे बताऊंगा आपको? अभी तो ड्राई और मॉइस्ट एयर का एग्जांपल दिया ना आपको। अरे अमन, आप सो रहे थे क्या? अभी ये क्या समझाया इतने देर से? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? किसका डेंसिटी ज्यादा है, किसका डेंसिटी कम है? ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा है, मॉइस्ट एयर का डेंसिटी कम है। ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा है, मॉइस्ट एयर का डेंसिटी कम है। डेंसिटी मतलब गर्दी। एक बात बताइए, लोकल में कभी ट्रैवल किया है? आपको मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं। ये लोकल में एक लोकल का सिनेरियो है, और एक लोकल का सिनेरियो ये है। दिस इज लोकल वन, दिस इज लोकल टू। आपको बताना है गर्दी किसमें कम है। सब लोगों को अपनी आंखों पे यकीन है कि सेकंड वाले में गर्दी कम है। अच्छा, वैसे आपने क्यों बोला सेकंड वाले में गर्दी कम है? आप क्यों बोल रहे हैं सेकंड वाले में गर्दी कम है? लेस नंबर ऑफ पीपल। लेस नंबर ऑफ पीपल। चेंज योर थिंकिंग। चेंज योर थिंकिंग। से इट लाइक दैट। दो लोगों के बीच में हवा है। दो लोगों के बीच में हवा है। चेंज योर थिंकिंग। दो लोगों के बीच में हवा है। कभी कभी आपने लोकल में ऐसे डायलॉग सुने, इतनी भीड़ थी हवा जाने के लिए भी रास्ता नहीं था। लोग बातों बातों में ऐसी अच्छी अच्छी फिजिक्स की बातें कर लेते हैं कि कभी कभी हम उनको रियल लाइफ में सोचते हैं पागल आदमी पता नहीं क्या बोल रहा है, पर वो फिजिक्स में बात कर रहा होता है। इस वाले लोकल में मैं तो ऐसा डायलॉग मारूंगा, इतनी भीड़ है कि हवा जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। क्या आप ये बात मानते हैं? अगर दो लोगों के बीच में हवा है तो वहां डेंसिटी कम है, वहां गर्दी कम है। क्या आप ये बात पे यकीन करते हैं? स्पेशली मैं अमन से बात कर रहा हूं और एक दो लोगों से बात कर रहा हूं जो कह रहे हैं कि कंफ्यूजन हो रहा है। क्या आप ये बात पे यकीन रखते हैं कि अगर दो लोगों के बीच में हवा है तो यहां पे डेंसिटी कम है, यहां पे गर्दी कम है? आप ये बात पे यकीन रखते हैं? अब जरा इस एग्जांपल पे आना। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है बेटा? हवा के कणों के बीच में पानी। हवा के कणों के बीच में पानी। ऐसा समझ लो हवा के कण आदमी है और पानी उनके बीच में है। अगर किसी चीज के बीच में किसी चीज को बैठने की जगह मिल जाए तो उसका डेंसिटी ज्यादा होता है कि कम होता है? यहां पे लोकल में आदमियों के बीच में हवा को चांस मिला जाने का, इसका डेंसिटी कम था। हरदम याद रखिए,
जब भी किसी लोगों के बीच में कोई दूसरा प्राणी आके बैठ सकता है, मतलब वहां पे डेंसिटी कम है। ड्राई एयर में हवा के कण होते ही नहीं है, ये भरी हुई लोकल है, ये खाली लोकल है। ऐसा लग रहा है फिजिक्स कम पढ़ा रहा हूं, लोकल में ज्यादा ट्रैवल करवा रहा हूं। अभिषेक रोकड़े, आप लिखिए। आप पेन पेपर लेके बैठते हैं? अभिषेक रोकड़े, पेन पेपर लेके बैठते हो? लिखिए लिखिए, आप लिखिए कुछ। सब चीज हम लिखेंगे तो तुम क्या लिखोगे? क्या आप तुम्हें यकीन आया कि ड्राई एयर की डेंसिटी मॉइस्ट एयर से ज्यादा होती है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्लास, इसके बाद हमें इको नाम का एक टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ साउंड नाम का एक टॉपिक पढ़ना है। और उसके बाद डॉपलर इफेक्ट। इन 3 टॉपिक के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इको पढ़ रहे हैं, बिकॉज इको सिर्फ 2 लाइन का टॉपिक है, तो आज के आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे मुझे इको पढ़ाने की जरूरत है कि तुम्हें पता है कि इको क्या होता है। बोलिए, डू यू नो व्हाट्स इको इज? आवाज गूंजती है, पता है। सपोज कीजिए यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे आप खड़े हो, आपने यहां से चिल्लाया, आवाज जाएगी, टकरा के वापस आएगी। इस चीज को आप बोलते हो क्या? इको। बराबर। याद रखिए, जब भी आप इको की बात करते हैं तो आपके साउंड ने अगर x डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो आपके साउंड 2x डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जाने का प्लस आने का। समझा मैंने क्या बोला? अगर जाने के लिए उसको टाइम t लगा तो आने के लिए और आने जाने के लिए उसको टाइम 2t लगेगा। क्लिक हुआ किसी को मैंने क्या बोला? क्योंकि इको में आवन जावन दोनों है ना, बराबर है कि नहीं? यस। सो क्लास, इको में सिर्फ इतनी चीज आपने समझनी है कि हरदम इको में जब आपके पास कोई साउंड वापस आता है तो उस साउंड ने डबल डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है, और उसको वापस आने के लिए डबल टाइम भी लगेगा। बस इतनी सी बात आपने इको में याद रखनी है। इको के ऊपर हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इसको जरूर करेंगे। अमन पठान का सवाल है कि सर व्हाई कांट वी हियर इको एवरी टाइम? हमें जैसे केव्स वगैरह या माउंटेन्स के बीच में जब हम जाते हैं तभी हमें इको क्यों सुनाई देता? इको रिफ्लेक्शन का कमाल होता है। आपकी जो घर की दीवारें होती हैं वो पोरस होती है। आई होप आपको पोरस का मतलब पता होगा। पोरस का मतलब उनमें हल्के हल्के छेद होते हैं। जब भी आप घर में बात करते हैं तो वो आपकी जो आवाज है उन हल्के हल्के छेदों से अंदर चली जाती है। पर जब आप पहाड़ या केव्स की बात करते हैं तो वहां की दीवारें ऐसी होती हैं जिनमें पोरस मटेरियल नहीं होता, तो वहां से साउंड अच्छा खासा टकरा के वापस आता है। क्लियर? सर ओशंस में शिप्स कौन सी वेव्स यूज करते हैं?
उसको सोनार बोलते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है, जैसे कि रेडार आपने सुना होगा, एयरक्राफ्ट्स के लिए यूज होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, क्लास इको के ऊपर हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब इसके बारे में हमें ठीक से समझ में आएगा, यानी कि अगले लेक्चर में हम डायरेक्टली क्वालिटी ऑफ साउंड शुरू कर सकते हैं और उसके बाद हम डॉपलर्स इफेक्ट शुरू कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर जरूर समझा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा, बाय बाय।